स्टार्ट करें। लास्ट क्लास में हमने ऑब्जेक्ट रिलेशन थ्योरी की थी और अब इसके आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले समझते हैं साइकोथेरेपी। आप लोगों ने फ्रॉइड पढ़ा है, यूंग पढ़ा है, एडलर पढ़ा है। इसमें से फ्रॉइड जो है उन्होंने साइको एनालिसिस की शुरुआत की और साइको एनालिसिस यानी मनोविश्लेषण की। मनोविश्लेषण में फ्रॉइड के बाद जितने भी साइको एनालिस्ट आए उन सब ने इसमें थोड़ा या ज़्यादा चेंज किया। तो ये साइको एनालिसिस या साइकोडायनेमिक थ्योरी कहलाती है और इसके बाद वाली नियो साइकोडायनेमिक या नियो साइको एनालिसिस कहलाती है, यानी नव मनोविश्लेषणवादी कहलाते हैं इसके बाद के सारे थिंकर, चाहे वो फ्रॉइड हो, यूंग हो, एडलर हो, एना फ्रॉइड हो, मेलेनी क्लेन, मार्गरेट महलर या फिर विनीकॉट हो, एरिक एरिक्सन हो। ये सब वो हैं जो कि कहीं ना कहीं अपने प्रैक्टिस में बेसिकली ये सभी साइको एनालिस्ट थे, साइकोथेरेपिस्ट थे। साइकोथेरेपी यानी कि जैसा आपको पता है कि फ्रॉइड ने जब साइको एनालिसिस की शुरुआत की तो साइको एनालिसिस की शुरुआत एक थेरेपी के रूप में हुई थी, यानी कि यहाँ पे जो रिसर्च थी वो थियोरेटिकल रिसर्च नहीं थी बल्कि रिसर्च प्रैक्टिकल नेचर की थी। पेशेंट्स थे, उनको ट्रीट करते करते जो डेवलपमेंट हुआ वो फर्दर थियोरी के रूप में डेवलप हुआ। तो जब भी कोई एक विचार प्रैक्टिस से होकर के आता है तो उस विचार की विश्वसनीयता अधिक होती है और शायद इसलिए साइको एनालिसिस को बहुत सारा एक्सेप्टेंस मिला, पर इसका विरोध भी किया गया। विरोध इसलिए किया गया क्योंकि इसका जो आधार था, इसका जो फंडामेंटल बेस था वो साइंस नहीं था। तो आप साइंटिफिकली प्रूव नहीं कर सकते कि कैसे अंदाजा लगाया जा रहा है कि कोई व्यक्ति सोचता किस तरीके से। तो इसलिए बिहेवियरिज्म आया। लेकिन साइको एनालिसिस में सबसे मुख्य चीज थी ये बात, इसका मेन प्रीमाइस कि व्यक्ति को पूर्ण रूप से जांच सकने की क्षमता किसी भी सिस्टम में नहीं है कि आप किसी को अंदरूनी रूप से पूरे तरीके से जांच पाएं दैट हु ही और शी इज। परंतु साइको एनालिसिस एक कोशिश करता है। कैसी कोशिश? साइंटिफिक तो नहीं बट सिस्टमैटिक। इसमें एक सिस्टम को फॉलो किया जाता है। इस सिस्टमैटिक जांच, डायग्नोसिस और उसके बाद में इसके ट्रीटमेंट को साइकोथेरेपी के रूप में देखा जाता है। साइकोथेरेपी की शुरुआत जो हुई वो लगभग 1900 के आसपास हुई। क्लास में अर्ली इन द डेवलपमेंट ऑफ साइकोएनालिसिस फ्रॉइड ने सबसे पहले अपने सहयोगियों के साथ हिप्नोसिस का इस्तेमाल किया। हिप्नोसिस यानी आपको हिप्नोटाइज करके ये पता लगाना कि आपके पास्ट में कौन सी ऐसी घटना घटित हुई है या कौन सी ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं जो कि आपको आंतरिक रूप से समस्या उत्पन्न कर रही हैं। यानी कि साइकोथेरेपी का जो मुख्य प्रीमाइस है उसके लिए जिस तरीके को अपनाया जाता है उसमें इंपॉर्टेंस किसकी है? पास्ट की। कि पास्ट में आप कैसे थे, उससे आपकी पर्सनैलिटी का निर्माण होता है। पर्सनैलिटी का निर्माण यानी कि आपके व्यक्तित्व का निर्माण लगभग 6 से 7 साल की उम्र में हो चुका होता है। उसके बाद फर्दर इस कंस्ट्रक्शन में
केवल कुछ छोटे मोटे जुड़ाव आते हैं। कोई कहता है कि इसमें परिवर्तन आ सकता है, कोई कहता है नहीं आता है, लेकिन सभी मानते हैं कि बचपन का एक महत्वपूर्ण प्रभाव है। जहां तक फ्रॉइड की बात है तो उनका मानना है कि एक बार बचपन में जो पर्सनैलिटी बन जाती है फिर उसके ऊपर सिर्फ मास्क लगते हैं, पर्सनैलिटी वही रहती है। टोटल डेवलपमेंट को 6 इयर्स के आसपास माना गया है, क्योंकि जब आप पैदा होते हैं तो ईद आपके साथ होती है। 2 साल की उम्र में लगभग आपकी ईगो डेवलपमेंट हो जाती है, जब आपको लैंग्वेज और सोशलाइजेशन चालू होने लगता है। 5 साल की उम्र में आपकी सुपर ईगो डेवलप हो जाती है, जब आप सोसाइटी के अनुसार। तो ईद, ईगो, सुपर ईगो तीनों डेवलप होने के बाद आपकी पर्सनैलिटी फॉर्म हो जाती है लगभग 5, 6, 7 साल की उम्र में। अब उस वक्त जो आपके साथ घटनाएं घटित हुई हैं उसको हिप्नोसिस के थ्रू जान करके, आपके अनकॉन्शियस में जाकर के उसकी जानकारी लेकर के, और फिर आप उसको क्लैरिटी में लाने की कोशिश की जाती है और एक ऑल्टरनेटिव मेथड के रूप में इसका उपयोग किया जाता है आपको सॉल्यूशन की तरफ ले जाने के लिए। फ्रॉइड ने हिप्नोसिस का इस्तेमाल किया, लेकिन हिप्नोसिस में प्रॉब्लम थी, इसलिए अल्टरनेटिव मेथड की जरूरत पड़ी। वो अल्टरनेटिव मेथड था फ्री एसोसिएशन। कुछ केसेस में इसको काउच थेरेपी के रूप में भी देखा जाता है कि आपको एक ऐसी सेटिंग होती है जिसके अंदर की जो क्लाइंट होता है वो अपने आप को फ्री महसूस करे, अपनी बात को आपसे कह सके। इस तरीके से आपके कॉन्शियस से अनकॉन्शियस एसोसिएट कर जाता है और आप अपनी अनकॉन्शियस के अंदर यानी आपके अचेतन मन के अंदर जो बातें होती हैं उनको आप शेयर कर पाते हो। शुरुआत में ऐसा नहीं होता, कुछ ऐसा ही है जैसे कि आप जब कोई दोस्त बनाते हैं तो पहले दिन में आप उससे बिल्कुल मन भर के बातें नहीं करते, लेकिन धीरे धीरे आप उससे अपनी बातों को शेयर करने लगते हैं। यू आर एबल टू कन्फाइड टू योर फ्रेंड। कन्फाइड मतलब शेयरिंग दी सीक्रेट थॉट ऑफ योर्स टू योर फ्रेंड्स। जी सर, ये जो आपने बताया 7 साल की एज तक पर्सनैलिटी डेवलप होगी, फिर उसको सिर्फ इम्पोर्टेंट लगाते हैं, ये सब मानते हैं या सिर्फ फ्रॉइड मानते हैं? फ्रॉइड। बाद में जो लोग इससे जुड़े उन्होंने इसको अलग अलग तरीके से देखा। जैसे कि एडलर एक क्रिएटिव सेल्फ की बात करते हैं, हमने कल बात की होगी इसके बारे में। क्रिएटिव सेल्फ का मतलब हुआ कि आपका जो सेल्फ है वो बहुत क्रिएटिव होता है, इस पर्सनालिटी को रिस्ट्रक्चर कर रहा होता है समय समय पर। एडलर का एक मानना है कि आपका पास्ट सबसे बड़ा निर्धारक तत्व नहीं होता, बल्कि आपका फ्यूचर, आपका फिक्शनल फाइनलिज्म जो होता है वो मुख्य भूमिका निभाता है। तो इस तरीके से फ्रॉइड की जो ओरिजिनल थियरी थी उसमें सभी ने थोड़ा बहुत आगे चल करके चेंज किया, लेकिन जो मुख्य जो उसका आधारभूत मूल तत्व रहा वो उसी तरीके से रहा कि भाई आपकी जो समस्याएं हैं वो आपके अनकॉन्शियस से जनरेट हो रही हैं। जिसने भी किसी ने अनकॉन्शियस साइकिक एनर्जी को आपकी प्रॉब्लम्स का कॉज माना वो सब साइकोथेरेपिस्ट कहलाए, क्योंकि वो आपको अंदर से व्यक्ति को ठीक कर रहे हैं। राइट। दूसरे वो थे जिन्होंने बाहर से व्यक्ति के व्यवहार को ठीक किया, वो थे बिहेवियरिस्ट। तीसरे वो आए जिन्होंने कि अंदर और बाहर जो व्यक्ति है उन दोनों के इंटरैक्शन को, उन दोनों के परिदृश्य को समझ करके और फिर उसकी सब्जेक्टिव रियलिटी को चेंज करने की कोशिश की, वो फिनोमेनोलॉजिकल ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट थे। तो इस तरीके से ह्यूमनिस्ट एग्जिस्टेंशियलिज्म का उदय हुआ। राइट। तो हिप्नोसिज्म की जगह जो थी वो ले ली किसने? फ्री एसोसिएशन ने। और फिर इस टेक्निक का इस्तेमाल करने से फायदा ये हुआ कि जो व्यक्ति था वो अपने आप को ज्यादा फ्रीली महसूस करने लगा। उसे लगने लगा कि मेरा कंट्रोल मेरी थेरेपी पे ज्यादा है, क्योंकि जो मैं शेयर कर रहा हूं वहीं से मुझे समस्या का समाधान मिल पा रहा है। तो जो उसका जो कॉन्शियस माइंड होता है वो कॉन्शियस माइंड में अपने अनकॉन्शियस से खुद से घटनाओं को ला करके और आपसे शेयर कर रहा है। ये जो थॉट था ये क्लाइंट को बेहतर करता है, यानी वो खुद अवेयर हो रहा है। इस प्रोसेस को कहते हैं कैथारसिस। इस प्रोसेस को कहते हैं कैथारसिस, यानी कि अनकॉन्शियस से कॉन्शियस की तरफ अपनी घटनाओं को लेकर के आना, अपने जीवन की चीजों को लेकर आना, इसे कहते हैं
कैथारसिस। और जितना ज्यादा कैथारसिस होगा इसका मतलब आपके अंदर एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिसको कि आप नहीं जानते। आपके अंदर एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिसको आप नहीं जानते, आप उससे अवेयर हो रहे हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज होम्योस्टैसिस, राइट। अब ऐसा करने के लिए कभी कभी क्या होता है कि आपका फ्री एसोसिएशन इज नॉट पॉसिबल। होम्योस्टैसिस मतलब संतुलन। इस संतुलन को बनाने के लिए कभी कभी फ्री एसोसिएशन में ये काम नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि व्यक्ति मूल रूप से जब वो जगा हुआ है तो उसकी ईगो वर्किंग है। अब वो ईगो उसको बहुत सारी चीजों को शेयर नहीं करने देती है। दिस इज कॉल्ड ईगो डिफेंस मैकेनिज्म। आपके अंदर से कोई घटना बाहर आ रही है लेकिन आपकी ईगो उसे दबा देती है। अब कई प्रकार के लोग मिलेंगे, किसी की ईगो बहुत स्ट्रांग होगी, किसी की ईगो बहुत वीक होगी। जिसकी ईगो वीक होगी वो आपसे शेयरिंग कर लेगा, जिसकी ईगो बहुत स्ट्रांग होगी वो नहीं करेगा। अब ये जो ईगो डिफेंस मैकेनिज्म है ये भी आपके अंदर उसी तरीके से काम करता है और वो दबा देते हैं उस चीजों को। अब अगर आप उन बातों को दबा रहे हैं या उनको मैनिपुलेट कर रहे हैं तो फ्री एसोसिएशन का भी पूरा फायदा होगा नहीं। सर, अगर ईगो जितना शेयर करेगी उतना बैलेंस होगी। ईगो जितना शेयर करेगी उतना बैलेंस होगी। हाँ, तो फिर अभी आपने बोला कि ईगो जितनी स्ट्रांग होगी उतना कम शेयर करेगी। नहीं, ईगो जितनी स्ट्रांग होगी, अगर मैंने ऐसा बोला तो उसको चेंज कर लीजिएगा। ईगो जब भी स्ट्रांग होगी तो स्ट्रांग ईगो क्या करती है, वो शेयर करती है, और वीक ईगो शेयर नहीं करती है। वीक ईगो मतलब ईगो डिफेंस मैकेनिज्म स्ट्रांग। वीक ईगो मींस ईगो डिफेंस मैकेनिज्म स्ट्रांग। स्ट्रांग ईगो मींस ईगो डिफेंस मैकेनिज्म वीक। ईगो डिफेंस मैकेनिज्म मतलब जैसे आपको जितना खतरा है आप सिक्योरिटी उतनी ज्यादा लगाएंगे। खतरा किसको ज्यादा है? जो कमजोर है। तो जो कमजोर है उसको खतरा ज्यादा है तो आप ज्यादा डिफेंस मैकेनिज्म क्रिएट करेंगे, क्योंकि अगर वीक ईगो है तो ईगो डिफेंस मैकेनिज्म हाई होगा, और अगर स्ट्रांग ईगो है तो ईगो डिफेंस मैकेनिज्म वीक होगा। ठीक है ना? तो अगर वो उल्टा हो गया तो उसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। अब ऐसा होता है कि कभी कभी हम इसको कर पाने योग्य यानी कि डिस्कशन कर पाने योग्य स्थिति में नहीं होते इन केस ऑफ योर स्ट्रांग ईगो डिफेंस मैकेनिज्म। अगर आपका ईगो डिफेंस मैकेनिज्म स्ट्रांग है तो आप नहीं कर पा रहे। पर ऐसी स्थिति में हम ये कर सकते हैं कि जो ड्रीम्स आते हैं, आपको सभी को सपने आते हैं, तो सपने कहाँ से आते हैं? वो अनकॉन्शियस से आते हैं। तो जो अनकॉन्शियस के ड्रीम्स होते हैं अगर आप उसको शेयर करें तो आपका थेरेपिस्ट आपके अनकॉन्शियस के बारे में जान पाएगा। तो ये एक तरीका अपनाया गया था फ्रॉइड द्वारा। इंटरप्रिटेशंस ऑफ ड्रीम ये पुस्तक है 1900 में लिखी गई थी, आज से 120 साल पहले, जिसमें कि ये दिया हुआ है कि कौन सी टेक्निक है ड्रीम एनालिसिस करने की और ड्रीम क्या होते हैं। ड्रीम का नेचर कैसा होता है? ड्रीम का नेचर होता है सिंबॉलिक। याद रखिएगा, ड्रीम में जो नजर आ रहा है आपको वो वैसा नहीं होता। अगर किसी व्यक्ति का चेहरा नजर भी आ रहा है आपको तो वो व्यक्ति वो नहीं है, बल्कि उसका मीनिंग कुछ और हो सकता है। तो वो केवल आपका ड्रीम फैक्ट्री जो है रिप्रेजेंटेशन कर रही है एक चेहरे की, एक चेहरे को रिप्रेजेंट कर रही है। अब उस चेहरे के पीछे मीनिंग क्या क्रिएट होता है वो हमें एनालाइज और इंटरप्रेट करने के बाद पता चलेगा। सो दैट इज कॉल्ड अ सिंबॉलिक ड्रीम। और उसका एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन क्या कर पाता है हमसे? हम अपने अनकॉन्शियस को जान सकते हैं उसके आधार पर। तो फ्राइड का मानना था कि जब ड्रीम की स्टेट होती है, ड्रीम की स्थिति होती है, तो हमारा अनकॉन्शियस रेबल करता है। जितना अनकॉन्शियस रेबल करेगा हमें उतना उसके बारे में पता चलेगा। पर अनकॉन्शियस में दबी हुई जो गहरी घटनाएं होती हैं वो बाहर नहीं आती, क्योंकि हमारी जो ईगो डिफेंस मैकेनिज्म है उसका रेजिस्टेंस, हम विलिंगली उसको बाहर नहीं निकालना चाहते, हम अनविलिंग होते हैं उसको बाहर निकालने के लिए। तो हमारे अंदर जो काम कर रहा होता है वो होता है सप्रेशन और रिप्रेशन। हमारे अनकॉन्शियस के अंदर ये फोर्सेस होती हैं। रिप्रेशन जो होती है वो अंदर की साइड से काम करती है और सप्रेशन जो होती है वो बाहर से काम करती है। तो जब
ईगो स्टेट से यानी हमारी कॉन्शियस से किसी स्थिति को किसी घटना को, किसी ड्रीम को, किसी मेमोरी को अंदर की तरफ धकेल दिया जाता है, तो उसे कहते हैं सप्रेशन। जो ऑलरेडी अंदर पड़ा हुआ है अनकॉन्शियस में और हमारा जी कर रहा है कि हम शेयर कर दें, किसी ने मेरे से बात की और मेरा जी कर रहा है कि ये तो बड़ा विश्वसनीय व्यक्ति है, मैं इससे बात शेयर कर दूं, उस दौरान मेरे अंदर से ईगो डिफेंस मैकेनिज्म उसको अंदर की तरफ ही वापस खींच ले रहा है और वो शेयर नहीं करने दे रहा, इसे कहते हैं रिप्रेशन। तो दो प्रकार की फोर्सेस हैं, रिप्रेशन और सप्रेशन। रिप्रेशन यानी पुलिंग फोर्स एंड सप्रेशन यानी पुशिंग फोर्स। तो सप्रेशन हमेशा पुश करती है कॉन्शियस टू अनकॉन्शियस एंड रिप्रेशन हमेशा पुल करती है अनकॉन्शियस टू अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस टू अनकॉन्शियस। समटाइम्स इट इज प्री कॉन्शियस टू अनकॉन्शियस। और सप्रेशन में सप्रेशन जो होती है वो हमेशा पुश करती है कॉन्शियस टू अनकॉन्शियस। मैं इस कॉन्शियस स्टेट में हूं, यहां पे कोई घटना होती है, तुम में से कोई एक स्टूडेंट मुझे गाली दे देता है, मेरे ईगो को चोट पहुंचेगी, मैं क्या करूंगा, मैं उसको दबा दूंगा, मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहूंगा अगली बार। ये हो गई सप्रेशन। मैं घर गया, मुझे लगा, घर पे पूछा कि मूड क्यों खराब है, मेरा जी किया कि मैं उन्हें बता दूं, पर अगर मैंने उन्हें बताया तो एज अ टीचर मेरी छवि शायद उनके पास में खराब होगी, मैं उसको बचाए रखना चाहता हूं, इसलिए मेरे अनकॉन्शियस ने उसको वापस खींचा अनकॉन्शियस की, अनकॉन्शियस में है ना वो, अनकॉन्शियस से ही अनकॉन्शियस में उसने वापस खींचा अंदर की तरफ, तो दैट इज कॉल्ड रिप्रेशन। कभी कभी वो बिल्कुल ऊपर तक आ गई होती है, मैं बोलने वाला होता हूं और फिर खींचते हैं, तो वो इसका मतलब ये है कि अनकॉन्शियस से प्री कॉन्शियस या सबकॉन्शियस तक आ गई थी इंफॉर्मेशन, फिर खींचा उसने। तो मोस्ट ऑफ द टाइम अनकॉन्शियस टू अनकॉन्शियस, समटाइम्स इट इज प्री कॉन्शियस टू अनकॉन्शियस, दैट इज कॉल्ड रिप्रेशन। इज इट क्लियर? So repression is pulling force and suppression is pushing force. अब इस तरीके से क्या होता है कि हम जो भी कोई घटना होती है उसको हम शेयर करते हैं, जब शेयर करते हैं तो हमारे अंदर कैथारसिस होता है, हम फूट फूट के रोने लगते हैं और इस तरीके से हमारी पर्सनैलिटी में आ जाता है बैलेंस। यानी कि साइकोथेरेपी का जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वो क्या है? बैलेंस करना, यानी होम्योस्टेसिस क्रिएट करना। जब होम्योस्टेसिस होता है तो क्या होता है? क्या हम अपना व्यवहार ठीक करते हैं? नहीं, फील होती है। हम अपनी पर्सनालिटी को रिस्ट्रक्चर करते हैं, हम अपनी पर्सनालिटी को रिस्ट्रक्चर करते हैं। उस अनकॉन्शियस में गई हुई घटना के कारण हमारी जो मूल पर्सनालिटी का निर्माण हुआ था वो डिफेक्टिव हो गई थी, हम उसको ठीक करते हैं। तो साइकोथेरेपी जो होती है वो पर्सनालिटी में आई हुई खराबी को रिपेयर करती है। एवरी थेरेपिस्ट इन द वर्ल्ड इज अ मैकेनिक, पर वो अलग अलग तरीके से रिपेयर कर रहे हैं, राइट? तो ये जो तरीका होता है इसमें हम क्या करते हैं, बिल्कुल जो रूट कॉज होता है उसके अंदर जाकर के रिपेयर करते हैं। सबके पास में टूल्स अलग अलग हैं, सबके पास में नॉलेज अलग अलग है और सबका गाड़ी ठीक करने का तरीका भी अलग अलग है। आप किसी के पास में गए और आपने कहा कि भाई मेरी गाड़ी में माइलेज कम आ रही है, यानी तेल तो ज्यादा जा रहा है पर चल कम रही है, तो वो कहता है ठीक है मैं इसका तेल एडजस्ट कर देता हूं। उसने क्या देखा? नाउ एंड हियर की सिचुएशन, तेल को एडजस्ट कर दिया और आपको कहा जाओ बिंदास घुमाओ। ये कौन है? ये है बिहेवियरिस्ट, जो कि सिर्फ तेल एडजस्ट कर दे रहा है। पर तेल आ कहां से रहा है? इंजन से। खर्च कहां हो रहा है? टैंक से आ रहा है और इंजन में जा रहा है। तो जहां इंजन में जा रहा है तेल, वहां खपत ज्यादा है, तो इस इंजन को रिपेयर करना जरूरी है। अब आप थे जल्दीबाजी में, तो गैरेज मैकेनिक ने क्या कहा कि ठीक है मैं तेल एडजस्ट कर देता हूं। लेकिन कभी ना कभी तो आपका तेल एडजस्टमेंट फेल हो ही जाएगा, क्योंकि अल्टीमेट प्रॉब्लम तो इंजन में है। अब वो जो गैरेज मैकेनिक है वो ये देख रहा है गाड़ी तो रोज ही चलानी है, गाड़ी की उम्र कोई बहुत ज्यादा थोड़ी है, 15 साल है,
5 साल हो चुके, 10 साल बचे हैं, तेल एडजस्ट कर करके ही चल जाएगा। अगर आपने ये वाला मैकेनिक रखा तो हर बार जो समस्या होगी जिसके लिए आप जाओगे उसके पास, वो उसको ठीक कर देगा। ये है बिहेवियरिस्ट, जो रीइंफोर्समेंट देता है, जो एवर्जन देता है, जो सिचुएशन के आधार पे स्पेसिफिक थेरेपी करता है। बट साइकोथेरेपिस्ट ऐसा नहीं होता, उसके साथ आपको निरंतर जुड़े रहना पड़ता है। और वो एक ऐसा इंजीनियर है जो गाड़ी की जो इंजन की जो इंजीनियरिंग है उसी को चेंज करता है। कहता है आगे भविष्य में कभी ये समस्या आए ही ना, मैं इसलिए इस इंजन को ही रिन्यूड कर देता हूं, तो जो इसमें समस्या आई है उसको ठीक करेंगे। ठीक है ना, तेल एडजस्टमेंट भी कर लेंगे बाद में, वो अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। अगर इंजन एडजस्ट हो गया तो वो पूरी गाड़ी खोल के रख देता है। इसमें क्या लगेगा? समय लगेगा। लेकिन रिपेयर कैसा होगा? रिपेयर होगा द होल, पूरा एक प्रोसेस जो बिल्कुल बेसिक प्रोसेस से है। पर जरूरत कैसी व्यक्ति की पड़ेगी आपको? एक एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति की, MK, मोर नॉलेजेबल अदर, जिसकी नॉलेज आपसे ज्यादा होनी चाहिए, जिसके पास इंजीनियरिंग टेक्निक होनी चाहिए, जिसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए इंजन ठीक करने का। तो इसलिए साइकोथेरेपी में मोस्ट इंपॉर्टेंट इज थेरेपिस्ट नॉलेज, थेरेपिस्ट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ यू एंड दीज काइंड ऑफ फिनोमेना। सो इस तरीके से साइकोथेरेपी होती है। अब आप अगर इस एग्जांपल को याद रखते हैं दैट एवरी थेरेपिस्ट इज अ मैकेनिक, तो आप इसको गेस्टाल्ट में भी लागू कर सकते हैं, एग्जिस्टेंशियलिस्ट में भी लागू कर सकते हैं और सभी में लागू कर सकते हैं। ठीक है, बट हाँ थोड़े से चेंजेस के साथ। नाउ वी कम टू द फैशन। सर सिर्फ रिन्यूड होगा ना, रीडिजाइन तो नहीं होगा? रीडिजाइन नहीं, रीडिजाइन भी हो सकता है ना, हो सकता है। आप उसे रीडिजाइन भी कर सकते हैं। आप इंजन ही चेंज कर दीजिए, आप इंजन ही चेंज कर दीजिए, आप रीडिजाइन कर दोगे बिल्कुल। अब इंजन कैसे चेंज करोगे? हाउ विल यू चेंज द इंजन? परसेप्शन, गेस्टाल्ट, चेंज द परसेप्शन, तो थॉट भी चेंज, change the perception, change the thought, then the whole personality will be a renewed personality. दुनिया को देखने का परिदृश्य ही बदल जाएगा। That's what Fritz Paul believe. Fritz Paul क्या कहते हैं कि हम ऐसा कुछ कर दें। और अगर CBM का अंदाजा लगाएं, कॉग्निटिव बिहेवियर मॉडिफिकेशन, डोनाल्ड मैकिनबॉम, तो वो कहते हैं कार्बोरेटर चेंज कर दो। इंजन पे नहीं आएंगे वो भी, क्योंकि हैं तो बिहेवियरिस्ट, पर वो ये नहीं कहते कि एडजस्ट कर देता हूं, वो कहते कार्बोरेटर में गड़बड़ आ रही है, कार्बोरेटर चेंज कर दो। यानी कि ये वाला जो बिहेवियर है इसको मॉडिफाई कर दो। टाइम लगेगा, टाइम लगेगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, साइकोथेरेपी के मुकाबले में नहीं लगेगा। कैरन हॉर्नाई वाली बात की, इस विचार को बिठा दो मेरे आसपास। हाँ, मतलब है तो वैसा ही, लेकिन कैरन हॉर्नाई का मेथड तो बहुत लंबा है। कैरन हॉर्नाई का मेथड तो कई सालों का है, मतलब इतना आसान नहीं है। ठीक है ना, कैरन हॉर्नाई, जूलियन रॉटर, कर्ट लेविन, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, ये ऐसे थिंकर्स हैं जो कि जिस पैराडाइम में थे, जिस अप्रोच को अपना रहे थे, ये उस अप्रोच के लिए भी चैलेंज थे। आज तक भी ये निर्धारित नहीं हुआ कि कर्ट लेविन एक गेस्टाल्टिस्ट थे, सोशल साइकोलॉजिस्ट थे, बिहेवियरिस्ट थे या साइकोथेरेपिस्ट थे। कोई ये डिसाइड नहीं कर पाया, इतना कॉम्प्लेक्स है वो सिस्टम। कैरन हॉर्नाई, बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं दैट वो जेंडर पे काम कर रही थी, वो साइकोथेरेपिस्ट थी, वो एग्जिस्टेंशियलिस्ट थी, या वो ह्यूमनिस्ट एग्जिस्टेंशियलिस्ट थी, वो इंडिविजुअल साइकोथेरेपी कर रही थी। पीपल आर कंफ्यूज्ड। जूलियन रॉटर बिहेवियरिस्ट थे। सोशल लर्निंग थियरी, आपने मतलब आप आज ये आपके ज्ञान का समय है कि सोशल लर्निंग थियरी देने वाले दुनिया में सिर्फ एक ही नहीं थे, पेंडोरा।
जूलियन रॉटर ने भी सोशल लर्निंग थियरी दी थी। अब एक व्यक्ति जो कि सोशल लर्निंग थियरी भी दे रहा है और उसने अपने बचपन में सिर्फ फ्राइड, यूंग और एडलर ही पढ़ा, वो कह रहा है कि रिइंफोर्समेंट से आपका जो बिहेवियर पोटेंशियल है वो चेंज होता है। तो वो बिहेवियरिस्ट भी है, इंडिविजुअलिस्ट भी है, साइकोथेरेपिस्ट भी है और सोशल साइकोलॉजी में भी उसकी काम है। दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स थियरिस्ट। तो हम इनको इतना आसानी से कैटेगराइज नहीं करते। लोग आज भी घबराते हैं कैरन हॉर्नाई को साइकोथेरेपी में डायरेक्टली कोट करते हुए, क्योंकि बहुत सारे क्रिटिसिज्म हो जाएंगे अगर एक चार दीवारी में उनको बांधने की कोशिश की। तो हमारे जैसे लोगों को बड़ा कंफ्यूजन होता है जब हम कर्ट लेविन पढ़ा रहे होते हैं कि हम गेस्टाल्ट में पढ़ाएं, सोशल साइकोलॉजी में पढ़ाएं, उसे हम साइकोथेरेपी में पढ़ाएं या उसे हम बिहेवियरिज्म से कनेक्ट करके पढ़ाएं, बिकॉज वो कॉम्प्लेक्सिटी उस थियरी में है। तो इसलिए हम जब एग्जाम्पल लेते हैं तो हम ऐसे प्योर एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें बच के निकलने का मौका होता है। पर जब स्टूडेंट यहां पे एक एग्जाम्पल को गिराता है जो किसी एक ऐसे व्यक्ति का नाम गिरा दिया जो कि एक से ज्यादा जगह जा रहा है, बिकॉज लाइफ पे की जा रही है ना रिसर्च, तो फिर बड़ा मुश्किल होती है। आज मैं आपको एक विटकिन के बारे में बताऊंगा। जब आप विटकिन्स को पढ़ते हैं तो सबसे पहली चीज बात दिमाग में क्या आती है, यार ये भी कोई रिसर्च है। क्योंकि रिसर्च किस पे की? खुद पे। रिसर्च टूल क्या था? खुद। रिसर्च आउटकम क्या था? खुद। और रिसर्च अप्रोच क्या थी? स्वयं। हाँ, मतलब आई कैन गारंटी दैट आप में से शायद ही किसी ने विटकिन पढ़ा हो आज तक। पर क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि आप पढ़ते हैं पैराडाइम्स में साइकोलॉजी को, और वो पैराडाइम में आता नहीं है। समझ रहे हैं? तो इसलिए अगर ये इतना आसान होता तो हम इसे थोड़ा सा और आसान करके बड़ा सीधे से सबको कैटेगराइज कर देते, बट सभी को कैटेगराइज कर पाना पॉसिबल है नहीं। The basic assumption of behavior theory regarding personality development is that behavior is learned as people interact with their environment. व्यवहार क्या होता है? सीखा जाता है। तो आप जब भी बिहेवियरिज्म में थेरेपी को लागू कर रहे हैं तो एक बड़ी मजेदार चीज बताता हूं आपको, उसे कहते हैं रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म। इस रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म की बात कौन करता है? बैंडुलम। वो क्या कहते हैं कि एनवायरनमेंट है, पर्सनैलिटी है और बिहेवियर है, और ये जो बिहेवियर है ये एनवायरनमेंट से आता है थ्रू मॉडलिंग। एनवायरनमेंट में आपको एक बंदा दिखा जिसके अक्षय कुमार जैसे बाल हैं, आपने भी वैसे ही बाल काट लिए, है ना? क्या हुआ? बिहेवियर आपने अपनाया मॉडल को देखकर। पर आपका जो बिहेवियर है वही तो है जो ओवरऑल एनवायरनमेंट को फॉर्म करता है। एनवायरनमेंट जो बन रहा है वो आपके बिहेवियर से ही तो बन रहा है। आजकल हर एक आप जो हैं वो इस एनवायरनमेंट चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हाँ या ना? ये जो एनवायरनमेंट है इसका आपकी पर्सनैलिटी पे प्रभाव पड़ रहा है, अगेन मॉडलिंग। और आपकी जो पर्सनैलिटी है वो आपके पड़ोसी की पर्सनैलिटी को भी प्रभावित कर रही है, यानी पूरे एनवायरनमेंट में जो पर्सनैलिटी आ रही है उसका एक हिस्सा आप भी हैं। आपका बिहेवियर
आपकी पर्सनालिटी को निर्धारित कर रहा है और आपकी पर्सनालिटी आपके बिहेवियर से ही पता चल रही है। यानी हर एक तत्व एक दूसरे से निर्धारित हो रहा है। इसे कहते हैं परस्पर निर्धारण का सिद्धांत। इसी में व्यवहारवाद विश्वास करता है कि इसी तरीके से आपकी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होता है। तो वो अनकॉन्शियस की बात नहीं करते कि अनकॉन्शियस इंस्टिंक्ट कोई रोल निभा रहे हैं। वो इसको क्या कहते हैं जो स्किनर ने बोला था, ब्लैक बॉक्स, एंड यू कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट ब्लैक बॉक्स। आपका अनकॉन्शियस इंस्टिंक्ट क्या है? अंदर का एक ब्लैक बॉक्स, जिसे देखा नहीं जा सकता, जिसे अनुभव नहीं किया जा सकता, जिसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। सो वी विल नॉट टॉक अबाउट दैट। Obviously, you have something inside you. उसको एक्सप्लेन तो करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि that is unmeasurable, that is unachievable, that is untrustable. So इसलिए वो एम्पिरिसिज्म के दायरे में नहीं आता, तो इसलिए वो बिहेवियरिज्म में स्टडी का कोई हिस्सा है नहीं, क्योंकि ना तो हम उसे ठीक कर सकते ना हम उसे खराब कर सकते। वो जैसा है वैसा ही रहेगा, पर उसका वो हिस्सा देखना ही जरूरीमंद है जो हमें नजर आ रहा है इसके व्यवहार के रूप में। ठीक है। सो द बिहेवियरिस्ट theories of personality tend to look first and foremost at behavior. John Dollard and Neil Miller. John Dollard and Neil Miller blended some psychoanalytic concept in behavior stimulus response reinforcement theory. अब stimulus response reinforcement learning theory approach के अंदर क्या जोड़ दिया? क्या जोड़ दिया उसके अंदर? साइको एनालिटिक कॉन्सेप्ट जोड़ दिए। डॉलर्ड एंड मिलर फोकस ऑन कन्फ्लिक्टिव मोटिव्स एंड कन्फ्लिक्टिंग टेंडेंसीज इन डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। याद रखिएगा, जब भी बोला जाए कन्फ्लिक्टिंग टेंडेंसीज या कन्फ्लिक्टिंग मोटिव्स की थियरी किसने दी है? उसने कहा कि हमेशा मोटिव क्लियर नहीं होते बिहेवियर के पीछे। कभी कभी कुछ मोटिव ऐसे होते हैं जो दिख रहे होते हैं that these are not good for my personality but still you follow those motives. आप इन मोटिव्स को फॉलो क्यों करते हैं? That is because of your psychoanalysis. तो अगर क्वेश्चन आता है कि साइकोथेरेपी को बिहेवियरिस्ट थेरेपी से किसने जोड़ दिया? डॉलर एंड मिलर। अगर कोई पूछे कि साइको एनालिटिक स्टिमुलस रिस्पॉन्स रिइंफोर्समेंट लर्निंग थियरी किसने दी थी? साइको एनालिटिक स्टिमुलस रिस्पॉन्स रिइंफोर्समेंट लर्निंग थियरी डॉलर्ड एंड मिलर में। कितना कॉन्फ्लिक्टिंग है, इसीलिए नहीं पढ़ा जाता है। एक किताब है जो कि पूरे तरीके से कवर करती है लर्निंग थियरीज ऑफ लर्निंग बाय हर्गन हान एंड ऑल्सन। इस किताब में ये कंप्लीट किया हुआ होगा, चाहे तो पढ़ सकते हैं। अब बीएफ स्किनर considered personality to be collection of behavior that happens to have been sufficient reinforced to persist. Continuous रखना है तो persist कर दीजिए reinforcement के थ्रू। इसके बाद में that is to say personality is the result of behavior development of an organism. एक organism के अंदर behavior development जो है वही personality के रूप में देखा जाना चाहिए। That's what Skinner believed. But Bandura ने इसे क्या कहा? सबसे ज्यादा बेहतर थियरी बैंडुरा की है, उसमें वो है सोशल लर्निंग थियरी, जो कि यहाँ से होकर के आती है। इसीलिए डॉलर मिलर ने अटैचमेंट, जो कि साइकोएनालिटिक टर्म और अगर पढ़ा जाता है उसको कंडीशनिंग में देखा। देखो, पहली बात तो ये है कि अटैचमेंट साइकोएनालिसिस में नहीं पढ़ा जाता, अटैचमेंट बिहेवियरिज्म में पढ़ा जाता है। चाहे बॉल्बी ने स्टडी किया हो, चाहे डॉलर्ड मिलर ने स्टडी किया हो, उन्होंने स्टिमुलस और रिस्पांस के रूप में अटैचमेंट को स्टडी किया है। पर डॉलर्ड एंड मिलर ने जो साइकोएनालिटिक मोटिव्स को स्टडी किया, उसमें ऑब्जेक्ट रिलेशन को स्टडी किया था इन अ डिफरेंट वे। बट उन्हें ये नहीं पता था दैट दे आर वर्किंग ऑन ऑब्जेक्ट रिलेशन इन दैट। ठीक है ना? जिस तरीके से उसे मेलनी क्लेन या महलर ने या फिर विनिकॉट ने डिफाइन किया, उस तरीके से उन्होंने ऑब्जेक्ट रिलेशन के रूप में नहीं देखा, लेकिन उन्होंने ये देखा कि एक रिलेशनल वैल्यू होती है, एक आंतरिक रूप से आप के अंदर एक मोटिव होता है,
दोनों कभी कभी कन्फ्लिक्ट में होते हैं, बट स्टिल यू डू समथिंग व्हाट यू नीड टू डू। अटैचमेंट थ्योरी भी लिखेंगे सर इसमें? अभी रुक जाओ यार, अटैचमेंट थ्योरी यहाँ क्यों आएगी? चाहोगे तो लिख दूंगा, अभी नहीं। तो बैंडुरा ने जो काम किया वो सोशल लर्निंग थियरी पे था, जिसमें वो विकेरियस रीइंफोर्समेंट की बात करते हैं। व्हाट इज विकेरियस रीइंफोर्समेंट? मेरे सामने अगर किसी को मोटिवेट किया जा रहा है तो वो मेरे लिए रीइंफोर्समेंट का काम करता है, लेकिन कैसा? आपको अगर एक अवार्ड मिला तो वो अवार्ड आपके लिए तो डायरेक्ट रीइंफोर्समेंट है, और बाकी जिनको दिख रहा है उनके लिए इनडायरेक्ट रीइंफोर्समेंट है कि अगर मैं ये काम करूंगा तो मुझे भी यही रीइंफोर्समेंट मिलेगा। दैट इज कॉल्ड विकेरियस रीइंफोर्समेंट। तो उससे क्या हो रहा है? विकेरियस लर्निंग हो रही है। विकेरियस लर्निंग यानी कि अप्रत्यक्ष लर्निंग। अप्रत्यक्ष लर्निंग यानी ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। तो इसमें सबसे बड़ी भूमिका किसकी है? ऑब्जर्वेशन की। Good. Then comes to Seligman's learned helplessness. मजेदार थियरी है। सेलिगमैन के कुत्ते, मैं गाली नहीं दे रहा हूं, मैं कह रहा हूं सेलिगमैन के कुत्ते। सेलिगमैन के बहुत सारे कुत्ते थे, उसने उनको एक दड़बे में बांध दिया और वहां पे बेस में एक लोहे की, मतलब क्या कहते हैं उसको, जाली सी बिछा दी और उसमें करंट की वायरिंग कर दी, और चारों तरफ से दीवार को इतना ऊंचा बना दिया गया। ध्यान दो, लिखने वाली नहीं है, दे दूंगा, पर तुम हमेशा गलत समय में गलत काम कर रहे होते हो, इसीलिए मम्मी पापा डांटते हैं, ठीक है ना? तो मैं मम्मी पापा नहीं हूँ इसलिए डांटता नहीं हूँ, लेकिन तुम्हें समझा रहा हूँ कि सुधर जाओ, वरना मैं मम्मी पापा बनने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। तो इतनी ऊंची दीवार बना दी गई चारों तरफ की कि कुत्ते भाग ना पाए वहां से, राइट? अब कुत्ते वहां से भाग नहीं पाएंगे तो वहां बंद रहना पड़ेगा। अब उन्हें शॉक दिया गया। शुरुआती शॉक में कुत्ते उछले, कोशिश की भागने की, लेकिन दीवार बहुत ऊंची थी। क्या हुआ? क्या हुआ? शॉक महसूस हो रहा है क्या? बट हमने जो शॉक दिया है वो कुत्तों को दिया है, सेलिगमैन के कुत्ते। तो सेलिगमैन के कुत्तों को शॉक दिया गया, भागने की कोशिश की, लेकिन दीवार बहुत ऊंची थी, इसलिए कुत्ते भाग नहीं पाए। फिर बाद में क्या हुआ? कुत्ते थोड़े समझदार थे, उन्होंने ट्राई करना ही बंद कर दिया। कहने लगा एनर्जी क्यों वेस्ट करनी, अब शॉक लग रहा है तो लग लेने दो। पर यहां पे छिछोरपना देखो सेलिगमैन का। मैं ये सोचता हूं कि कितने अपने व्यक्तिगत जीवन में कितने दुष्ट होते होंगे ना ये साइकोलॉजिस्ट। क्या किया उसने? दीवार छोटी कर दी। अब दीवार छोटी कर दी जिससे कि कूद के भागना कोई प्रॉब्लम नहीं थी, राइट? पर शॉक दिया कुत्तों को, अब कुत्तों ने फिर भी कूदना बंद कर दिया, बंद ही रखा। यानी ये जो हेल्पलेसनेस है ना कुत्तों की, ये उन्होंने लर्न कर दी, कूदे ही नहीं। सर उल्टा भी तो कर सकते थे, वो पहले छोटी थी, यहाँ इतने पे कूद रहे हैं बाहर। अब की बार तुम्हारे ऊपर करेंगे, रिजल्ट डेफिनेटली डिफरेंट निकलेगा। कुत्तों को ना समझ में आई ये बात, कर सकते थे मतलब क्या? तुम कुत्तों के तरीके से सोचने की कोशिश कर लो, सोच सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको आप फाइट एंड फ्लाइट फेनोमेना के रूप में भी देखते हैं। एक बड़ी मजेदार सी रिसर्च। एक रोज एक बच्चा 17-18 साल का जंगलों में घूमने के लिए गया
और उसने देखा एक बहुत बड़ा हाथी। ऐसी बनाते हैं ना कहानियां, तो ऐसी सुनाते हैं। जब वो बाहर आएगा और जब वो अपने दोस्तों को कहानी सुनाएगा तो क्या, अबे हाथी तो बड़े ही होते हैं, लेकिन वो क्या बोलेगा, एक बहुत बड़ा हाथी। तो थोड़ा खींच के बोलने से प्रभाव ज्यादा होता है। अब वो दूसरे हाथियों को, बड़े बड़े पेड़ों को यूं ही उखाड़ दे रहा था। उसे बड़ा डर लगा, घूमते फिरते आगे बढ़ा। एक आश्रम के पास से गुजर रहा था थोड़ी देर के बाद में, तो देखा वही वाला हाथी एक पतले से धागे जैसी एक उसमें बंधा हुआ खड़ा हुआ है एक जगह पे, यानी बांध के रखा हुआ है आश्रम के बाबा जी ने उसे। लेकिन बांधा किस चीज से हुआ है? एक इतनी पतली सी रस्सी से जो धागे जैसी प्रतीत हो रही है, क्योंकि हाथी कैसा है, बहुत बड़ा हाथी। हाँ? लेकिन वो जो रस्सी है पतली सी है, वो धागे जैसी प्रतीत हो रही है। बच्चा व्याकुल पूछता है अपने आप से, ये भाग क्यों नहीं रहा? इतने में बाबा जी आ जाते हैं। बाबा जी से पूछा, बाबा जी एक बात पूछूं? हाँ पुत्र पूछो, बाबा जी ने कहा। पुत्र ने पूछा, ये अभी वहां पे तो इतने बड़े बड़े पेड़ उखाड़ करके फेंक दे रहा था, फिर ये यहाँ पे इतनी पतली सी रस्सी क्यों नहीं तोड़ पा रहा है? इसमें क्या जादू है? कहने लगे, ये जादू नहीं है बेटा, ये रस्सी ना इसके पाँव में नहीं बंधी हुई, ये इसके मन में बंधी हुई है। जब ये छोटा सा था तो इसी रस्सी से इसे बांधा जाता था। जैसे जैसे ये बड़ा हुआ, शुरुआत में इसने कोशिश की होगी निकलने की, लेकिन ये उससे बच के निकल नहीं पाया। हमने भी रस्सी को मोटा नहीं किया और उसी रस्सी से रोज इसे बांध देते हैं। तो अब वो बंधन जो है ना, वो इसे ये एहसास दिला रहा है कि मैं बंधा हुआ हूं। तो ये अब कोशिश ही नहीं कर रहा उसे तोड़ने की। दैट इज कॉल्ड लर्नेड हेल्पलेसनेस। तो उसने उस बंधन को लर्न कर लिया है। जब तुम छोटे से बच्चे थे तो तुम ये सोचते थे कि मेरे मम्मी पापा को ना, इनका जो व्यवहार है मैं बताऊंगा, जब बड़ा होऊंगा ना मैं नहीं रहने का इनके पास में, ये इस लायक बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन तुम्हारे आसपास अटैचमेंट, प्यार, लगाव, रिश्तों की ऐसी जंजीरें बनाई गई बचपन से, बहुत कमजोर हैं, पर आपको उसने अंदर से बांधा हुआ है। यही वो मोटिव्स थे जिसपे कि डॉलर्ड और मिलर काम कर रहे थे कि ऐसी कौन सी चीज है जिसने इन्हें बांध दिया है। तो आप ऐसे बंध गए हो कि आज की डेट में आपके पास पूरी आजादी है, आप नौकरी पे चढ़ जाओगे, आप कमा रहे हो, आपके पास आज बाहर अपना जीवन व्यतीत करने के पूरे साधन हैं, परंतु फिर भी आप उस घर की उस ना दिखने वाली बेड़ी को तोड़ करके निकल नहीं पा रहे। दैट इज कॉल्ड लर्नेड हेल्पलेसनेस। आज के बाद तुम्हें अपने बारे में एक चीज और सीखने को मिली कि तुम हेल्पलेस हो, और ये हेल्पलेसनेस तुमने सीखी है। इसको कहते हैं पैटर्नलिज्म। सोचो कितनी भयंकर कंडीशनिंग होती है ना मम्मी पापा की, है ना? दैट इज कॉल्ड ब्लड एंड रिलेशनल कंडीशनिंग। भयंकर है। जितना ध्यान दिया जाए कंडीशनिंग में, इसी पे काम था बॉल्बी का कि अटैचमेंट कैसे क्रिएट किया जाता है। और जब विनीकॉट के काम को बॉल्बी के काम से कनेक्ट कर दो तो वो है जो मैं बता रहा हूं आपको। तो जिस दिन मैं कंडीशनिंग पे रिसर्च करने लगा, इस लर्नड हेल्पलेसनेस पे, उस दिन तुम सब घर छोड़ करके भागोगे। कहोगे अरे ये तो जो रस्सी है बहुत पतली है। फिर मैं अनलर्न करवा दूंगा तुम्हें जो तुमने सीखा है। ये अटैचमेंट नहीं है, तुम अपने मम्मी पापा की प्रॉपर्टी हो। उन्हें लगता है हमने तुम में इन्वेस्ट किया है। ये जो इन्वेस्टमेंट है, इसके चक्कर में उन्होंने जबरदस्ती तुम्हें बांधा हुआ है।
और वो प्यार जिसे तुम प्यार मान रहे हो वो तभी तक है जब तक तुम उनकी बात मान रहे हो। आज एक्सपेरिमेंट करके देखो, एक बात को मना कर देना, करो फिर कल एक बात को मना कर देना, फिर परसों एक बात को मना कर देना, देखो वो अटैचमेंट है या नहीं है। लेट्स ट्राई इट। हाँ कौन मम्मियाँ? ये देखो, ये शुरुआत है, अभी वो समझता नहीं, अभी बांध लो। अभी बांध लिया तो जब उसकी समझ बनेगी भी तब भी वो नहीं समझ पाएगा। हाथी की तरह वो उस रस्सी को देख तो पाएगा पर उस रस्सी को समझ कभी नहीं पाएगा। सरकारें क्या करती हैं? विद्यालय में यही वाली कंडीशनिंग करने की कोशिश कर रही हैं कि तुम्हें दिख तो सब कुछ रहा है पर तुम समझ कुछ नहीं पा रहे। क्या किया? विद्यालय ने तुम्हें एक ही प्रकार की समझ को ग्रहण करने के लिए मजबूर कर दिया है। आई एम सॉरी, तुम लोगों ने कहा था जल्दी जल्दी करवाना है, मैं भावनाओं में बहता जा रहा था, तो जरा फटाफट से कंप्लीट करता। खैर ऐसा ही होता है, इसी को एक्स्ट्रापोलेशन कहते हैं। भाई मैं बड़ा क्लियरली बता दूं, सेलिगमैन एंड अदर एक्स्ट्रापोलेटेड दिस दैट द रियम ऑफ ह्यूमन डिप्रेशन एंड लोकस ऑफ कंट्रोल। याद रखिएगा, ह्यूमन डिप्रेशन पे काम था और इसे थियरी ऑफ डिप्रेशन भी कहते हैं। सेलिगमैन ने डिप्रेशन पे काम किया था। तो ह्यूमन डिप्रेशन और जो लोकस ऑफ कंट्रोल है उसका अपना एक रिलेशन होता है। इंडिविजुअल हु कंसिस्टेंटली फेस डिफिकल्टी सिचुएशंस फ्रॉम व्हिच दे कैन नॉट एस्केप। तो ऐसे लोग जो कि लगातार ऐसी सिचुएशंस को झेलते हैं जिससे कि वो बच करके निकल नहीं पाते, फिर वो ट्राई करना ही बंद कर देते हैं और इसे लर्नेड हेल्पलेसनेस कहते हैं। सो डिप्रेशन इज रिजल्ट ऑफ लर्नेड हेल्पलेसनेस। एक बार आपके पास एक सिचुएशन आई जिसको आप सॉल्व नहीं कर पाए, दूसरी बार सिचुएशन आई जिसको आप सॉल्व नहीं कर पाए, तीसरी बार सिचुएशन आई जिसको सॉल्व नहीं कर पाए, लगातार ऐसी सिचुएशंस आई जिनको आप सॉल्व नहीं कर पाए, तो अल्टीमेटली आपने सॉल्व करने की क्षमता आपके अंदर हो गई खत्म। और कभी कभी लोगों के अंदर इस समस्या को डेवलप कर दिया जाता है, क्योंकि जब घर में कोई समस्या आती है तो क्या तुमसे पूछा जाता है कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए? क्या तुमसे पूछा जाता है? क्या तुमसे पूछा जाता है? और तुम सब लड़कियां हो, घर में जब समस्याएं आती हैं तो उनका डिस्कशन लड़कियों से हमारे परिवारों में नहीं किया जाता। कहते तू केवल इतना बता, तुझे चाहिए क्या, चलो जाओ अंदर, हम डिस्कस कर लेंगे। अब आपको पहली सिचुएशन से, दूसरी सिचुएशन से, तीसरी सिचुएशन से और n नंबर ऑफ सिचुएशन से बाहर रखा गया सॉल्यूशन ढूंढने की प्रक्रिया से। तो जब तुम्हारे पास प्रॉब्लम आई तो तुमने उसका सॉल्यूशन ढूंढना ही नहीं चाहा, क्योंकि ये लर्नड हेल्पलेसनेस है। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल पापा है, मम्मी है, आपका वो जॉइंट फैमिली वाला परिवार है। एक बार कोशिश करो, ये रियलिटी है, भारतीय समाज में ये है, इसे पैट्रियार्की बोलते हैं। तो पहली जो सिचुएशन बताई थी वो थी पैट्रिलिनियर सोसाइटी एंड पैटर्नलिज्म, और तीसरी जो बताई है वो है पैट्रियार्की। तो पुरुष महिलाओं को प्रॉब्लम बताते ही नहीं उस रूप में, ताकि वो सॉल्व करने के लिए उसमें कोशिश करें, क्योंकि अगर वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगी तो वो एम्पावर्ड हो जाएंगी। वो एम्पावर्ड हो जाएंगी तो हर बार प्रॉब्लम को वो सॉल्व करेंगी, तो अगली बार उस प्रॉब्लम में और उस समस्या में भागीदारी उनकी बढ़ेगी। ऐसा होने से वो एम्पावर्ड हो जाएंगी, यानी वो बाहर की सामाजिक समस्याओं का समाधान ढूंढने के योग्य मानने लगेंगी और उनकी पर्सनैलिटी बड़ी हो जाएगी। वो आपके बंधन से कभी भी आजाद हो सकती हैं अगर वो समस्या का समाधान करने लगेंगी, पर इस योग्य आपको बनने ही नहीं दिया गया। किसके द्वारा? इस पुरुष समाज के द्वारा। दैट इज कॉल्ड लर्नेड हेल्पलेसनेस। 5-5 रुपए दे देना, तुम्हें वो ज्ञान दिया है जो कोई बाबा ना देगा। देगा कोई बाबा? दे दियो 5 रुपए। आज घर पे जाके क्या करना है, किसी एक डिसीज, अच्छा छोड़ो, नहीं बता रहा यार, तुम लोग तो हंसने लगते हो जैसे मैं किसी को बरगला रहा हूं। अज्ञानता से ज्ञान की तरफ ला रहा हूं, तुम सोच रहे हो मैं किसी को बरगला रहा हूं। आई एम जस्ट डूइंग एक्सपेरिमेंट, लेट्स डू इट, लेट्स ट्राई विद यू।
नहीं, इसके केस में तो पता गड़बड़ी हो जाएगी, ये तो जाकर के ये भी बोल देगी कि सर ने कहा है। कोई ऐसा देखा जाएगा जो मेरा चेला ना हो। ओवर द लास्ट फ्यू डिकेड्स कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी ब्लेंडिंग कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल अप्रोच, सीबीटी एंड आरईबीटी कहते हैं इनको। सीबीटी एंड आरईबीटी महत्वपूर्ण अप्रोचेज हैं आपकी पर्सनैलिटी की समस्याओं को दूर करने के लिए। हैज डेवलप्ड, अब सीबीटी विकसित हुई और आरईबीटी विकसित हुई। इसेंशियली कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी ट्राइज टू चेंज एंड रीस्ट्रक्चर पेशेंट्स डिस्टॉर्टेड एंड इरेशनल थॉट्स। डिस्टॉर्टेड थॉट्स और इरेशनल थॉट्स। डिस्टॉर्टेड थॉट क्या होते हैं? जो हो रहा है उसके विरुद्ध होना, डिस्टॉर्शन, उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, वैसे तुम्हें एक चीज बड़ी क्लियरली बता दूं, सेलिगमैन की मैंने सेल्फ डिप्रेशन थियोरी बताई थी। उस डिप्रेशन में जो लर्नेड डिप्रेशन होता है, इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं? कोई अगर इसका सॉल्यूशन करना चाहे तो क्या करें आप? कोई अगर व्यक्ति अगर इसलिए डिप्रेशनल महसूस कर रहा है कि वो कुछ कर नहीं पा रहा, तो बेसिकली मैं इसे कोशिश करता हूँ। मेरे बच्चे यहाँ पे आकर के जब वो स्टूडेंट मेरे को ज्वाइन करते हैं तो कुछ समय में वो अपने आप को एम्पावर्ड महसूस करते हैं। बिकॉज व्हेन आई डिस्कस, आई डू नॉट डिस्कस इन seclusion, I discuss collectively and I ask question to my male, female सभी स्टूडेंट्स से। तो जब उनके अंदर से वो आंसर आ रहे हैं और तो उन्हें लग रहा है कि वो एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहे हैं। तो इस तरीके से शुरुआत में जब आप एक प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहे थे और अब आप एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहे हैं, तो आपकी जो हेल्पलेसनेस है वो अनलर्न हो रही है। बट ये एक धीमा प्रोसेस होता है। अक्सर हाँ आपको घर पे ये बात सुननी पड़ती है। जब आप हमारे यहाँ से हेल्पलेसनेस को अनलर्न करके जाते हैं तो घर पे इन्हें सुनना पड़ता है, क्या पढ़ के आ रही है तू आजकल, बहुत जबान चलाने लगी हैं? ये पढ़ाई अपने पास रखो, ये पढ़ाई अपने पास रखो, है ना? ऐसा सुनते हैं आप लोग। तो ये क्यों सुन रहे हैं आप? क्योंकि आप एम्पावर हो रहे हैं, क्योंकि आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्योंकि आप अपनी भागीदारी चाहते हैं उस प्रोसेस में जो कि एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में फैमिली में घटित हो रही है। पर आपको उससे धीरे धीरे अलग कर दिया गया है। बिकॉज आप कौन हैं? आप एक ऑब्जेक्ट हैं। आप कौन हैं? आप एक वस्तु हैं। जर, जोरू और जमीन, ये तीन प्रॉपर्टीज होती हैं, लैंड, लेडी एंड गोल्ड। लेडी यानी महिला हमेशा से पुरुष की संपत्ति है और वो इस संपत्ति को अपने कंट्रोल से बाहर नहीं जाने देना चाहता, इसलिए वो उसे एम्पावर नहीं करना चाहता। अगर ये संपत्ति खुद अगर एम्पावर्ड हो गई तो फिर ये संपत्ति नहीं रहेगी, कहीं कोई किसी दूसरे की झोली में चली जाएगी। उन्हें ये लगता है ना? सर मेरा एक स्टूडेंट है, 12th क्लास में, लड़की है, तो उसने ऐसे बोला कि मम्मी मारती है। तो मैंने कहा क्यों मारती हैं? तो फिर उसने बोला कि अगर वो कुछ बोलती हैं चीज़, अगर मैं उसको कोई रैशनल दे दूँ तो उनके पास रैशनल होता नहीं है, तो अपने आप को हारा हुआ महसूस करते हैं, तो वो मेरे पर हाथ छोड़ देती है। अभी भी वो अभी 12th, अभी की बात है, 2 महीने पहले। अरे ये तो बड़ी अजीब सी बात है भाई। मतलब 16-17 साल के लड़के तो पिटते हुए कोई प्रॉब्लम नहीं, लड़कियां ये तो बड़ी बढ़िया बात है। हाँ फिर मतलब जो रैशनल की बात है ना, कि मतलब जो पेरेंट्स को रैशनल देते हैं तो उसे भी समझ आती है और मम्मी को भी पता है कि मतलब उसका रैशनल ठीक है, पर उसकी मम्मी के पास अब रैशनल नहीं है उसकी बात को काटने का, तो फिर मम्मी हाथ छोड़ देती है क्योंकि उनके पास कोई बात का तर्क नहीं है ना। और अब हम तर्क दे देते हैं। तो अब उसे क्या करना चाहिए? तो पीटना तो बोल कोई दे, बोल नहीं। हाथ मत उठाओ, बात करने तो करते, एक दिन ऐसे बोल के फिर नहीं उठाएंगे। ठीक है, लगाओ आग, लगाओ लगाओ तुम आग, लगाओ आग। सर आप पिटने थोड़ा दे सकते हैं उसको, एक बार ऐसे भड़क के बोल दे कि दोबारा हिम्मत नहीं होगी मम्मी बेशक। गड़बड़ है कुछ। मुझे लग रहा है शायद इंस्टीट्यूशन में रस्तोगी गलत पानी सर्व कर रहा है। तुम्हें तो पानी का फर्क पड़ रहा है।
है ना, गलत हो रहा है, गड़बड़ हो रही है ये तो। तुम्हारे अंदर तो विद्रोह के गुण पनप रहे हैं। क्या किया जाए? बट इंटरेस्टिंग है, मजेदार है। देखो छोटे छोटे बच्चे क्या कर रहे हैं और तुम क्या कर रहे हो। तुम हाथी हो जो बंधे हुए हो धागे से, मतलब हाथी हो मतलब साइज में नहीं, ये सोचो दैट वो छोटा हाथी लड़ रहा है और तुम बड़ा हाथी बंधा हुआ। डोंट डू दिस। एरन बैक्स कॉग्निटिव थियरी फॉर डिप्रेशन। एरन बैक ने मेनली डिप्रेशन को क्योर करने के लिए एक कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी दी थी। एल्बर्ट एलिस का रैशनल इमोटिव थेरेपी है, जिसे RET या REBT के रूप में देखा जाता है, क्योंकि वो है तो बिहेवियर थेरेपी। हाँ, RET जो कि बाद में रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी है, REBT। are two examples. In Beck's therapy, the client might be asked to write down negative thoughts. याद रखिएगा, इसे असाइनमेंट बोलते हैं। क्या कहते हैं इसे? इसे कॉग्निटिव असाइनमेंट बोलते हैं, जिनके थ्रू आप ठीक होते हैं। About himself or herself, figure out why they are unjustified and come up with more realistic and less destructive cognition. तो इस तरीके से डिस्ट्रक्टिव से कंस्ट्रक्टिव की तरफ लेकर के जाते हैं। बेसिक एजुकेशन ऑफ एलिस रेट इज पीपल डेवलप इरेशनल वेज ऑफ थिंकिंग। मुख्य जो आधार है एलिस का वो ये है कि लोग इरेशनल थिंकिंग को डेवलप कर लेते हैं, जिसे वो ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट भी कहते हैं। Therefore, Alice therapy, the therapist might challenge an irrational belief. अगर हम एलिस की थेरेपी में देखें तो वो एक इरेशनल बिलीफ को चैलेंज किया जाता है। यहाँ पे हमेशा एक वर्ड देखेंगे आप, बिलीफ, इसको हमेशा ध्यान रखें। That the client has, helping him or her recognize that belief and the change them to more rational ones, और फिर उससे रैशनैलिटी पे लेकर के आया जाता है। अगर एरन बैक की बात की जाए तो वहाँ पे सोक्रेटिक डायलॉग होता है, जिसके थ्रू हम उसके बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश करते हैं। In contrast to behavior, psychoanalysts do not believe that symptom relief is adequate therapy, because यानी symptoms ठीक नहीं करने हैं, because the underlying cause is still there, क्योंकि जो अगर आपने तेल को एडजस्ट कर दिया तो उसके बाद भी इंजन तो खराब ही है अभी तक भी, उसको ठीक करना जरूरी है। तो psychoanalysts suggest that new symptoms will develop to replace the old ones. नए symptoms develop होंगे पुराने की जगह पे। तो अगर आपने तेल को एडजस्ट कर दिया तो तेल का जो फ्लो है वो अगर कम होगा तो हो सकता है पिस्टन सीज कर जाए, यानी कोई और प्रॉब्लम होगी फिर। तो उससे बेहतर है कि पहले पूरे इंजन को ठीक किया जाए, एंड दिस इज कॉल्ड सिम्पटम सब्स्टिट्यूशन। तो अगर आप बिहेवियरिस्ट की थियरी को अपना रहे हैं तो बिहेवियरिज्म को साइकोएनालिस्ट क्रिटिसाइज करते हैं क्या बोल करके, सिम्पटम सब्स्टिट्यूशन है ये। जितनी भी बिहेवियरिस्ट थेरेपीज हैं वो साइकोएनालिस्ट के अनुसार सिस्टम सब्स्टिट्यूशन थेरेपी है। सिम्पटम सब्स्टिट्यूट कर लेता है ना, क्योंकि वो एक सिम्पटम को खत्म करेंगे लेकिन फिर दूसरा सिम्पटम दिखने लगेगा, क्योंकि जो उसका अंडरलाइन कॉज है, जो मुख्य रूप से डीप डाउन अंडर जो प्रॉब्लम है वो तो अभी तक वैसी ही बनी रही है। सो नेचुरली बिहेवियरिज्म डिसएग्री विद दिस व्यू पॉइंट। ऑब्वियसली बात है कि बिहेवियरिस्ट जो हैं वो डिसएग्री करते हैं इस व्यू पॉइंट से, राइट। लेट्स कंटिन्यू विद कर्ट लेविन्स फील्ड थियरी। कर्ट लेविन्स फील्ड थियरी, जब कोई चीज बहुत मुश्किल हो तो उसको कैसे करना चाहिए, केवल कॉन्स्ट्रक्ट के अनुसार पे कर लो, जो मुख्य कॉन्स्ट्रक्ट्स हैं। Kurt Lewin की field theory put very little stock in constraints on personality such as fixed traits, habit, structures. अब ध्यान से देखना, fixed trait, habits, structures that is ego, super ego, है ना, इनकी बात नहीं करती। क्या नहीं करती? बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती इन पे। फिर वो किस पे ध्यान देती है? Levin's theory was heavily influenced by Gestalt,
किससे इन्फ्लुएंस्ड है? गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। यानी कि सबसे मुख्य रोल किसका होगा? परसेप्शन का। जब भी गेस्टाल्ट आए तो परसेप्शन। He saw personalities as being dynamic and constantly changing. Personality क्या है? Personality is a dynamic state और हमेशा चेंज हो रही है। According to Levin, a personality can be divided up dynamically into ever-changing regions that he called systems. और जो चेंज आ रहा है डायनेमिक सिस्टम, उसे वो क्या कहते हैं? सिस्टम कहते हैं। तो द पर्सनैलिटी इज इन सिस्टम, जिसको वो दो फील्ड में चेंज करते हैं। एक तो है पर्सन, एक है एनवायरमेंट। यानी टोपोलॉजिकल फैक्टर और दूसरा वेक्टर क्वांटिटी। यू आर वेक्टर क्वांटिटी, यू कैन बी चेंज थ्रू टोपोलॉजी यानी एनवायरमेंट। तो एनवायरमेंट से जैसे ही आप कांटेक्ट में आते हैं तो आपके अंदर परिवर्तन हो सकते हैं। अंडर ऑप्टिमल कंडीशन द रीजन विद इन द पर्सनैलिटी आर वेल आर्टिकुलेटेड एंड फंक्शन इन एन इंटीग्रेटेड फैशन। कैसे फंक्शन करता है? इंटीग्रेट होकर के। आप एक इंटीग्रेटिव वे में, यानी इस इंटीग्रेटिव को क्या मानेंगे आप? अ पर्सन इज अ होल। जो भी गेस्टाल्टिस्ट होगा वो होल की बात करेगा। When the person is under tension or anxiety, however, articulation between various regions is generally diffused. तो होल से जब आप पार्ट्स में बिहेव करते हो, जब आप एज अ होल बिहेव नहीं कर रहे होते हो, तो ये हो गया डिफ्यूज्ड पर्सनालिटी, यानी डिप्रेशन, एंजाइटी या टेंशन की स्थिति। तो आपको पार्ट से एज अ होल में लाना, यही है थेरेपी। अकॉर्डिंग टू लेविन, द थेरेपी इज ऑल अबाउट गेटिंग यू फ्रॉम पार्ट्स टू होल। Allport and Rogers theories to be discussed later resemble Levin's idea of stressing more on current behavior and thought process as opposed to the focusing on early developmental factors. यहाँ ये साइको डेवलपमेंट से या साइको एनालिसिस से डिफरेंशिएट करती है और वो कहती है कि जो अभी वर्तमान का है उस पर ध्यान दो, जैसे बिहेवियरिज्म या ह्यूमनिज्म के तरीके से। सो इट इज नियर टू ह्यूमनिज्म बिहेवियरिज्म इन दैट वे कि ये प्रेजेंट हियर एंड नाउ पे बिलीव करती है। होल तक लेकर के आना पार्ट से, व्यक्ति को कब कहेंगे कि वो टेंशन में है, डिफ्यूजन में है या टेंशन में है या डिप्रेशन में है? जब वो पार्ट में सोचेगा, जब वो बिखरा हुआ महसूस करेगा, उस बिखराव से उसे होल की तरफ लेकर के आना, यानी सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाना। क्लियर है? नेक्स्ट इज जॉर्ज कैलीज पर्सनैलिटी। व्हाट इज जॉर्ज कैलीज पर्सनैलिटी? George Kelly was one of the kind of Witkin. आपने जैसे विटकिन को पढ़ा है ना, he was नहीं, मतलब विटकिन को अभी पढ़ाऊंगा आपको, इसके बाद ही पढ़ाऊंगा। तो वो विटकिन जैसा ही एक व्यक्ति था कैली। कैसे? कहता है कि जो सारे जो पर्सनालिटी है ना, वो है कहां से आ रही है? पर्सनल कंस्ट्रक्ट से आ रही है। तो everyone is a scientist। क्या कह रहा है? Individual as scientist। Every individual is a scientist. You can find your own hypothesis, you can find your own result, you can create your own knowledge, and that is George Kelly. So George Kelly used himself as a model of theorize about human nature। अपने आप को ही यूज कर लिया ह्यूमन नेचर को डिवाइस करने के लिए
and set aside the traditional concept of motivation. Motivation, drive, unconscious emotion and reinforcement सबको कहता है कि सब बेकार है. क्या कह रहा है? सब बेकार है. कैली ने हाइपोथेसिस बनाई नोशन ऑफ इंडिविजुअल एज साइंटिस्ट. जब भी पूछा जाए इंडिविजुअल एंड साइंटिस्ट हाइपोथेसिस किसकी है, तो कैली की है. A person who devised and test predictions about the behavior and significant people in his her life. The individual construct a scheme of the anticipation of what other people do based on his own knowledge. अपनी एक जो नॉलेज होती है, अपना जो परसेप्शन होता है, अपनी जो रिलेशनशिप होते हैं, उसके आधार पे आप कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं मीनिंग ऑफ समथिंग एंड आउटकम ऑफ समथिंग. वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, जो मैं कर रहा हूं उसका मतलब क्या है, सही क्या है, गलत क्या है. तो जो आपका कंस्ट्रक्शन है, इसमें आप खुद साइंटिस्ट हैं. आपकी पर्सनैलिटी के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं. The anxious person, rather than being the victim of the inner conflict and dammed up energy, as in psychodynamic theory, is one who is having difficulty constructing and understanding the variable in his or her environment. सीधा कहता है कि आप अपने environment में रह करके अगर एक आप damned personality हैं या आप एक एंजाइटी में हैं, आप किसी तरीके की समस्या महसूस कर रहे हैं, तो आप फिर वो नहीं है जिसको साइको एनालिसिस में कहते हैं कि भाई अपनी अंदर की जो एनर्जी है, कन्फ्लिक्ट है या विक्टिम ऑफ इनर या आउटर कन्फ्लिक्ट है, वो नहीं है. बल्कि एक सही पर्सनालिटी वो है जो अपना मीनिंग कंस्ट्रक्ट कर पा रहा है, और गलत पर्सनालिटी वो है जो थोड़ा कंफ्यूजन में है और अपना मीनिंग कंस्ट्रक्ट नहीं कर पा रहा है. हेल्प हिम टू कंस्ट्रक्ट द मीनिंग. हेल्प हिम टू कंस्ट्रक्ट द मीनिंग. दैट इज कॉल्ड रेपर्टरी पीरियड. आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा. ये देखना पड़ेगा आपको किस तरीके से मीनिंग क्रिएट करना है. हर एक स्थिति को तोड़ करके समझाना पड़ेगा और फिर जोड़ करके उसका मीनिंग बनाना पड़ेगा. अकॉर्डिंग टू कैली, साइकोथेरेपी इज द प्रोसेस ऑफ इनसाइट whereby in the individual acquires key construct that will allow him or her to successfully predict troublesome events. ज्यादा ध्यान किस पे दे रहा है? कंस्ट्रक्शन के लिए साइकोथेरेपी जो होता है वो एक मेथड है जिसमें कि व्यक्ति अपने इनर सेल्फ पे ध्यान दे करके और अपने मीनिंग को कंस्ट्रक्ट करने की तरफ जाता है. लेकिन इसके लिए जिसमें ये सबसे ज्यादा ध्यान दे रहा है वो क्या है? दैट इज ये इनसाइट. इनसाइट इज नीडेड और साइकोथेरेपी इसमें हेल्प कर सकती है. देन द इंडिविजुअल विल बी एबल टू डायरेक्ट दीज न्यू कंस्ट्रक्ट इनटू ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंस्ट्रक्ट. जो नए कंस्ट्रक्ट बनाए जाएंगे उनको पुराने कंस्ट्रक्ट में जोड़ दिया जाएगा कुछ इस तरीके से. तो जॉर्ज कैली जो पर्सनालिटी बता रहे हैं उसमें कह रहे हैं कि एक थियरी है, थियरी से हाइपोथेसिस आएगी, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट आएंगे और फिर थियरी आएगी. एक थियरी ऑलरेडी है, नई थियरी के लिए हाइपोथेसिस बनाते हैं आप, उसके ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट करते हैं. एक्सपेरिमेंट यानी बेसिकली एक्सपीरियंस. इन एक्सपीरियंसेस को, एक्सपेरिमेंट्स के आपका एक मीनिंग क्रिएट होता है जिसको आप पुराने वाली थियरी में जोड़ करके एक नई थियरी बना देते हैं. दिस इज कॉल्ड पर्सनल कंस्ट्रक्ट थियरी. क्लियर है? क्या क्यों कर रहा है? कंस्ट्रक्शन सिस्टम है, ध्यान रखना. ये जो कंस्ट्रक्शन सिस्टम है ये बहुत कॉमन है जॉर्ज कैली में और कर्ट लेविन में. ठीक है ना? वो भी पर्सनैलिटी को सिस्टम के रूप में देखते हैं. एंटीसिपेट करते हैं आप जो बाहर हो रहा है, अंदाजा लगाते हैं. एक्सपीरियंस और बिहेवियर करते हैं. ये जो एक्सपीरियंस और बिहेवियर है आप इसी को सही मानने लगते हैं और आप अपना पुराना जो कंस्ट्रक्शन है उसमें नए ज्ञान को कंस्ट्रक्ट करके न्यू कंस्ट्रक्शन सिस्टम क्रिएट कर लेते हैं. ठीक जी. तो जब कंस्ट्रक्शन सिस्टम थियरी पूछी जाएगी तो कौन नाम आएगा? कैली आएगा. तो जो पुराने वाले कंस्ट्रक्शन के बेस पर आपने जो अंदाजा लगाया इसको कहते हैं द कंस्ट्रक्शन कॉरोलरी. क्या कहते हैं? द कंस्ट्रक्शन कॉरोलरी. और इस अंदाजे के आधार पे आपने जो एक्सपीरियंस या व्यवहार किया इसे कहते हैं फंडामेंटल पॉस्टुलेशन. फंडामेंटल पॉस्टुलेशन का मतलब क्या होता है? फंडामेंटल पॉस्टुलेशन का मतलब होता है जो आपने सोचा उसको व्यवहार में ला करके देखना. ठीक है? यानी पहले वाले में आप प्लान करते हैं और दूसरे वाले में आप लागू करते हैं.
थर्ड, ये जो लागू किया उसको आपने अपने थॉट प्रोसेस में कंस्ट्रक्ट कर लिया, पुरानी थियरी में नई थियरी जोड़ दी, यानी अपने थॉट के रूप में डेवलप कर दिया। इसको कहते हैं एक्सपीरियंस कॉर्नरी। एक्सपीरियंस को अपने जहन में जोड़ लेना, एक्सपीरियंस कॉर्नरी। लागू करके देखना, फंडामेंटल पोस्टुलेशन। और कंस्ट्रक्शन को आगे बढ़ाना, कंस्ट्रक्शन कॉर्नरी। याद रहेगा? पहले कंस्ट्रक्ट करेंगे, फिर फंडामेंटली पोस्टुलेशन करेंगे और फिर एक्सपीरियंस करेंगे, राइट? और ये अगर मैं इसको कुछ ऐसे दिखाऊं तो चक्र के तरीके से हर बार ये ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि इसके बाद क्या आएगा? फिर एंटिसिपेशन आएगी, फिर एक्सपीरियंस और नए कंस्ट्रक्शन की तरफ आप बढ़ जाएंगे। हरमन विटकिन, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट। Herman A. Witkin was an American psychologist whose interest 2005 में शायद इनका निधन हो गया, whose interest lied in sphere of cognitive psychology and learning. He was pioneer of theory of cognitive style. याद रखेंगे आप कौन सी theory? Theory of cognitive styles and learning styles. Cognitive styles and learning styles developed in cooperation with Solomon Asch and Donald Goodenough. आपने दोनों को पढ़ा हुआ है। अब आपको बताते हैं कि सोशल साइकोलॉजी जिन लोगों को मैंने पढ़ाई है, उन्होंने शुरुआती सोशल साइकोलॉजी में मैंने वहां पे कोट किया है विटकिन, ऐश और गुडइनफ। तो आपको उसके अंदर कार्य में ये मिल जाएगा जहां पे मैं कॉग्निटिव स्टाइल्स की बात कर रहा हूं। Which he preferred to diagnose not by questionnaire. He never created a questionnaire, but by more objective means such as projective tests. इन्होंने क्या किया? एक क्वेश्चनेयर नहीं बनाया, बल्कि इन्होंने एक प्रोजेक्टिव टेस्ट लिया। जो ये जांचना चाह रहे थे वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया, लेकिन किस तरीके से? प्रोजेक्शन के थ्रू, यानी वैट, टैट, थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट, है ना, या फिर एब्स्ट्रैक्ट परसेप्शन टेस्ट, चाहे वो रोशा इंक ब्लॉट हो, पेंट करवा लिया, या आर्ट के थ्रू। टास्क सॉल्विंग टेस्ट, कोई पर्टिकुलर टास्क दे दिया, आप उसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं। जैसे इंडिया के अंदर एक भाटिया बैटरी होता है, तो वो टास्क सॉल्विंग बेस्ड है। ऑथर ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ क्या कहलाता है? फील्ड डिपेंडेंसी। याद रखिएगा, फील्ड डिपेंडेंसी थियरी किसने दी है? कहां से आ रही है? अब एक बहुत ही उल्टी थियरी है। मैं उल्टी क्या बोलूं, इट्स डिफरेंट। आपको केवल फील्ड डिपेंडेंसी थियरी याद रखनी है। एक जंगल में गया, कुछ और बनाने की सोच रहा था, देन आई थॉट दैट आप प्रॉब्लम में आ जाओगे। खैर, आप एक जंगल में गए, वहां पे आप जब उस जंगल को देखते हो तो सबसे पहले आपको नजर क्या आता है? अरे रुक जाओ यार, तुम तो हद हो। दो तरीके हैं देखने के, एक है फील्ड डिपेंडेंसी और दूसरा है फील्ड इंडिपेंडेंसी। आप देखते हो ये तो बहुत खूबसूरत पेड़ है, ये पेड़ भी बड़ा खूबसूरत है, और इन सारे पेड़ों से मिलकर के ये जंगल बना है, राइट? दूसरा तरीका है कि आप जंगल देख पाते हो पर इंडिविजुअल पेड़ों को नहीं देखते, ध्यान नहीं देते। तो जब आप इंडिविजुअल पेड़ों पे ध्यान नहीं दे पा रहे, दैट इज कॉल्ड फील्ड डिपेंडेंसी, यानी होल के रूप में देखना। और जब आप अलग अलग पेड़ों को इंडिपेंडेंट देख रहे हैं फील्ड से, दैट इज कॉल्ड फील्ड इंडिपेंडेंसी।
व्हेन यू फाइंड दैट किसी एक एनवायरमेंट में एवरीबॉडी इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम दिस फील्ड, दैट इज कॉल्ड फील्ड इंडिपेंडेंसी। लोग कॉग्निशन इसी तरीके से करते हैं, सोचते इसी तरीके से हैं। एक व्यक्ति इस क्लास के अंदर एंटर करता है और कहता है कि ओ ये साइकोलॉजी की क्लास है। दूसरा व्यक्ति एंटर करता है, अरे यार इसमें तो अलग अलग प्रकार के बच्चे बैठे हुए हैं, कौन सी क्लास है? क्लास तो वो भी देख रहा है, लेकिन उसका ध्यान जो है केंद्रित वो स्टूडेंट्स पे है, और पहले वाले का ध्यान केंद्रित है क्लास पे। दोनों डिफरेंट हो गए। दैट इज कॉल्ड फील्ड इंडिपेंडेंसी एंड फील्ड डिपेंडेंसी। याद रखिएगा। आपने क्योंकि गेस्टाल्ट समझा हुआ है, इसलिए आपको एक आसान तरीका बता देता हूं। जो होल के रूप में समझ रहा है, जो एक कैटेगरी के रूप में समझ रहा है, जो पहले कैटेगरी देख रहा है, इसे फॉरेस्ट दिख रहा है जिसे, वो फील्ड डिपेंडेंसी है। और जिसे आईडी दिख रही है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस दिख रहे हैं, वो फील्ड इंडिपेंडेंसी है। इज इट क्लियर? चलो एक मिनट, सॉरी। वैसे भी कांटा लगा सकते हैं, 2005 में हो गए। मैं फोटो लगाने वाला था, ध्यान नहीं। Julian Rotter was an American psychologist. Julian Rotter known for developing influential theory including social learning theory and locus of control. याद रखिए, मैं बहुत बार टर्म यूज करता हूँ, locus of control। ये जूलियन रोटर का है locus of control। इसके लिए इन्होंने SCT भी डेवलप किया था। क्या डेवलप किया था? SCT टेस्ट है एक सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। किन के नाम से याद रखना है आपको? रॉटर्स का सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। दिस वाज, बहुत सारे सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट हैं दुनिया भर में, जिसमें सबसे पहला जो बनाया गया था वो रॉटर्स का सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट है। इट्स एन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट ऑफ पर्सनालिटी। कह सकते हो कोशिश की गई थी इसको कल्चर फ्री टेस्ट के रूप में डेवलप करने की। ये प्रोजेक्टिव टेस्ट में आता है ना? हाँ, क्योंकि आप आंसर देते हैं। लोकस ऑफ कंट्रोल रेफर्स टू एन individual's perception about the underlying main cause of event in his her life, or more simply साधारण तरीके से अगर हम देखें तो ये बात करते हैं कि आपकी लाइफ के अंदर जो आपका बिहेवियर पोटेंशियल होता है, एक फॉर्मूला भी दिया था, दैट इज द फंक्शन ऑफ एनवायरमेंट एंड आपका जो रीइंफोर्समेंट वेरिएबल होता है उसके आधार पे। तो बेसिकली अगर इसको देखा जाए तो हम ये कहेंगे कि जो लोकस ऑफ कंट्रोल होता है वो क्या होता है कि आप जब काम करते हैं तो ये जो एक इंडिविजुअल है उसे नियंत्रित करता है एनवायरनमेंट या फिर सेल्फ। तो अगर सेल्फ नियंत्रित कर रहा है तो लोकस ऑफ कंट्रोल इज इनसाइड, अगर एनवायरनमेंट नियंत्रित कर रहा है तो लोकस ऑफ कंट्रोल इज आउटसाइड। मैंने ये कुर्ता पहना है ये सोच करके कि समाज में लोग मुझे कैसे देखेंगे, तो ये क्या है? ये है लोकस ऑफ कंट्रोल इज आउटसाइड। और अगर मैंने ये कुर्ता इसलिए पहना है क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है, तो ये क्या है? लोकस ऑफ कंट्रोल इज इनसाइड। ठीक है ना? तो अगर आप चाइना गेट में जंगीरा को देखें तो लोकस ऑफ कंट्रोल इज इनसाइड। सर अगर दोनों क्या तो आपका मन भी हो और आपको दिखाना भी है तो क्या होगा? दोनों नहीं हो सकते। साइकोलॉजी में हम ऐसा नहीं मानते। दोनों है तो तुम झूठ बोल रहे हो, ढूंढना पड़ेगा। सेल्फ डिसेप्शन, सेल्फ डिसेप्शन थियरी में आ जाएगा। डू यू बिलीव दैट योर डेस्टिनी इज कंट्रोल्ड बाय योरसेल्फ और बाय एक्सटर्नल फोर्सेस सच फेट, गॉड, प्रो या पावरफुल अदर्स? आपको क्या लगता है आपका जीवन जो है उसमें आपका जो भाग्य है वो किस चीज से निर्धारित होता है? बस खुद से हो रहा है। तो लोकस ऑफ कंट्रोल इनसाइड है। तो इसका मतलब आप ये नहीं मानते कि कुछ भाग्य जैसी कोई चीज होती है जो भगवान कंट्रोल करता है? भगवान, ये नो पावरफुल अदर्स, बाहरी लोग अगर ये करते हैं तो फिर वो बाहरी है, फिर तुम कर्म प्रधान नहीं हो। द फुल नेम रॉटर गेव द कंस्ट्रक्ट वाज लोकस ऑफ कंट्रोल ऑफ रीइंफोर्समेंट। इस पूरी थियरी का नाम है लोकस ऑफ कंट्रोल फॉर
ऑफ रीइंफोर्समेंट 1966 में रॉटर ने पब्लिश किया था IE स्केल। IE स्केल है क्या? व्हाट इज IE स्केल? ये आपके पोटेंशियल के आधार पे आप किस तरीके से किसी के रीइंफोर्समेंट से पोटेंशियल को माप सकते हैं, दैट इज कॉल्ड IE स्केल। ठीक है, सर ये SI के बारे में क्या कहते हैं? वेयर I एंड E रिप्रेजेंट किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं मुझे नहीं पता, मैंने केवल इतना बोला। आप ढूंढ सकते हैं फर्दर, अगर आपको रोटर पे रिसर्च करनी हो तो I और E किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं वो आप ढूंढ लीजिएगा। हाँ जी, SLT ये वेंडुलम वाली बात करते हैं या क्या अलग बात? भाई बता तो दिया, अगर लोकस ऑफ कंट्रोल अगर आउटसाइड है तो एनवायरनमेंट में जो दूसरे लोग हैं वो आपको किस रूप में प्रभावित कर सकते हैं, कैसे रीइंफोर्समेंट का पोटेंशियल होता है, जो लोग आपको बाहरी लोग जो रीइंफोर्समेंट देते हैं उससे आप किसी व्यवहार को और अपनी पर्सनालिटी को किस हद तक चेंज कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड लोकस ऑफ कंट्रोल थियरी। वही है सोशल लर्निंग थियरी। दैट इज इट फॉर टुडे। अब यहाँ से दफा हो जाओ। थैंक यू सो मच। I इंटरनल